अभी जो भी फोरकास्ट्स हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है, इट इज़न्ट कि उतनी वीक है कि जो फोरकास्ट देंगे वो वीक ही है, कुछ रिलायबल नहीं है। हाँ, उतना रिलायबल नहीं है कि आपको एरिया वाइज बता देंगे कि ये रामबाग में क्या होगा, नवाकल में क्या होगा। ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किस चीज़ को बोलते हैं? जो वेदर सिस्टम्स होते हैं जो वेस्ट से आते हैं ईस्ट की तरफ, इस चीज़ को वेस्टर्न कहते हैं। और जो डिस्टर्बेंस ऑफ ईयर होती है, तो इसका टुगेदर जो नेम है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इनसे ही आप कॉमन यूजेज में कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आई, तो इसका मतलब बारिश बरसने वाली है, बर्फ। बट हर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब नहीं है कि बारिश बरसेगी। आप देख रहे हैं जीके टीवी और जीके पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका होस्ट साकिब मलिक। जहां तक मौसम की बात है, कश्मीर में कई तरह के मौसम होते हैं। अलग अलग मौसम, चाहे बरसात हो, चाहे बर्फ़बारी हो, या गर्मियां हो, या जाड़ा हो जिसे ऑटम कहते हैं। इन मौसमों के दौरान आम लोगों में भी एक दिलचस्पी बनी रहती है कि मौसम इस तरह का है, क्यों है, आगे आने वाले दिनों में कैसा मौसम होगा। मौसम और मौसम से जुड़ी जानकारी जो है आम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे जो किसान लोग हैं, जो ज़मींदार लोग हैं, उनके लिए बहुत ही अहमियत वाली चीज़ है ये। ना ही सिर्फ ज़मींदार, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ताजर ले लीजिए, बाकी लोग ले लीजिए। आजकल के दौर में जबकि सोशल मीडिया का बहुत ही बोलचाल है, सोशल मीडिया को काफ़ी लोग मानते हैं। सोशल मीडिया से ही मौसम को लेकर काफ़ी जो प्रेडिक्शंस आती हैं, फोरकास्ट आते हैं। एक हमारे साथ आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे नौजवान जुड़े हैं, अमूमन उनकी उम्र में 20-25 साल की उम्र में जो यंगस्टर्स होते हैं, नौजवानों की जो शौक़ होते हैं, खेल कूद से जुड़े होते हैं। अपने करियर, चाहे डॉक्टर बनना हो, इंजीनियरिंग हो, या मान लीजिए पेंटिंग करना हो। लेकिन आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में, शो में जुड़े हैं एक नौजवान जिनका नाम है फैज़ान आरिफ कैंग, जो कश्मीर के द वेदरमैन ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाने जाते हैं। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने, तकरीबन 16-17 साल की उम्र में, उन्होंने वेदर फोरकास्टिंग में इनकी दिलचस्पी गई, और तब से लेकर अब तक पिछले 7-8 साल में ये तकरीबन एक दिन में 8 से 10 घंटे का वक्त बिताते हैं वेदर फोरकास्टिंग को लेकर। खुद स्टडी करते हैं, लोगों से बात करते हैं मौसम को लेकर कि अगर बारिश हो रही है, ये फिनोमेना जो वेदर फिनोमेना है, ये इस तरह का क्यों है, कैसे है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि फैज़ान आरिफ जो हमारे गेस्ट हैं आज इस पॉडकास्ट में, इनके फॉलोअर्स सोशल मीडिया पे भरपूर हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। और इनके फॉलोअर्स में बहुत हाई प्रोफाइल लोग भी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। और यहाँ तक कि जो हमारा मौसम का जो डिपार्टमेंट है, जो वेदर फोरकास्टिंग मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट है, वो भी इनको फॉलो करता है। इनके फॉलोअर्स में जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी शामिल हैं। ज़ाती तौर पर फैज़ान फ़िज़िक्स में एमएससी करते हैं, लखनऊ से अभी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाले हैं। फैज़ान, शो में आपका वेलकम है। आज हम यहाँ आए शो में तो जनवरी के, आज ऑलमोस्ट अभी जनवरी, मिड जनवरी अप्रोच करने वाला है, और आज धूप खिली है। मेरी टोपी में मत जाइए, बाहर जो है धूप, खिली खिली धूप है। वन शुड एक्सपेक्टेड कि चिले कलान में फॉगी वेदर हो, ओवरकास्ट कंडीशंस हो, बर्फ़बारी हो। ऐसा अक्सर क्यों होता है कि जो वेदर फोरकास्टर्स हैं, चाहे इंडिपेंडेंट वेदर फोरकास्टर्स हों या चाहे हमारा जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये चूक जाती है। आप बोलते हैं कि 27 तारीख को, 28 तारीख को बर्फ़ होगी, जिस तरह से बोला गया अभी पिछले दिसंबर में बोला गया कि 27 तारीख को भारी बर्फ़बारी होगी, लेकिन बर्फ़ नहीं हुई। तो किस तरह से देखते हैं आप इस प्रोसेस को कि जहाँ एक वेदर प्रेडिक्शन की जाती है मगर प्रेडिक्शन फेल हो जाती है? पहले तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा यहाँ पे आपका मुझे बुलाने के लिए। एंड आपकी क्वेश्चन का जवाब देता हूँ मैं इस तरह से कि जैसे आपने एग्जांपल दी 27-28 दिसंबर को जो हैवी स्नोफॉल हुई थी नॉर्थ में, इवन दो मॉडरेट हुई थी, बट साउथ कश्मीर में इट वाज हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल। सो अगर मैं बात करूँगा मेरी या मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, सो दिस वाजंट द फोरकास्ट। क्यों नहीं था फोरकास्ट? बिकॉज द वेदर मॉडल्स ने ऐसा शो नहीं किया था।
जब एक वेदर मैन या मीडियोलॉजिस्ट होते हैं, वो एक जब फोरकास्ट देते हैं तो वो एक वेदर मॉडल के बेसिस पे होते हैं, जो शो कर रहा होगा उसके बेसिस पे। अब अगर समथिंग शो नहीं कर रहा है, इट इज़ समथिंग कि जो हम गायबाना इल्म या उस टाइप का इल्म देख के हम आसमान को देख के बताते हैं कि बादल आएंगे या नहीं, इट इज़ समथिंग बेस्ड ऑन साइंस, प्योर साइंस के बेसिस। कितने कितने वेदर मॉडल्स आप स्टडी करते हैं फैज़ान? एक वेदर प्रिडिक्शन देने से पहले अगर आपको मसलन आज जनवरी है और 26 जनवरी के अराउंड माना जाता है कि अमूमन कश्मीर में बर्फ़बारी होती ही है, तो अगर मैं बताऊं आपको 26 जनवरी जो अभी तकरीबन 2 हफ्ते दूर है हमसे, अगर आपको मैं बताऊं कि 26 जनवरी की प्रिडिक्शन आज आप मुझे दीजिए कि कश्मीर में कैसा मौसम रहेगा, तो कितने वेदर मॉडल्स या कितने, जो मैं एक आम इंसान की ज़बान में पूछूंगा आपसे कि किस तरह का स्टडी करते हैं आप? जी, मैं 10-12 वेदर मॉडल्स देखता हूँ, जैसे कि जो मोस्ट कॉमन यूज्ड वेदर मॉडल्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, जैसे GFS है, ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम, इसी तरह से ECMWF है, UKMO है, आइकन का मॉडल है, इसी तरह से ARPAGE है, नेमिस के मॉडल्स हैं, तो इस तरह के काफ़ी मॉडल्स हैं। वेदर मॉडल क्या रहता है बेसिकली? आप ये क्या वो आपको पैटर्न्स बताते हैं कि मौसम के पैटर्न क्या रहेंगे, या आपको वो बोलते हैं कि ग्लोबली जो दुनिया भर में इस तरह का मौसम चल रहा है जिसका असर जो साउथ एशिया है या हमारी कश्मीर वादी है उसमें ऐसा पड़ सकता है? थोड़ा इसको आप खुल के बताइए। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे कहूँगा कि हमारी सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स कलेक्ट करती हैं डेटा डिफरेंट एटमॉस्फेयर की लेवल्स पे। आपकी 2 किलोमीटर पे क्या है, 4 किलोमीटर पे कैसा विंड पैटर्न रहेगा, 7 किलोमीटर पे कैसा है, ये सब एक सैटेलाइट कैरी करता है ये डेटा, और टेम्परेचर्स क्या रहेंगे, ह्यूमिडिटी क्या है, अलॉन्ग विद वेरियस पैरामीटर्स। तो वो देन ये सब कलेक्ट करने के बाद दिस डेटा इज प्रोसेस्ड यूजिंग ए वेदर मॉडल, जो इसको क्या कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में फोरकास्ट जनरेट करता है कि अगर ये इस टाइम पे इस टाइप का वेदर चल रहा है और इस टाइप की हवा चल रही है, इस टाइप का टेम्परेचर है, जब ये आगे बढ़ेगा, अगर इसी पेस से आगे बढ़ा, इसी ट्रेंड के हिसाब से आगे बढ़ा, तो यहाँ पे मॉइस्चर यहाँ से कलेक्ट हो जाएगा, वो इस जगह पे बारिश बरसाएगा, इस जगह पे बर्फ बरसाएगा। सो दिस इज हाउ ए वेदर मॉडल वर्क्स कि डेटा कलेक्ट किया सैटेलाइट ने, वो वेदर मॉडल्स के थ्रू प्रोसेस हुआ, सुपर कंप्यूटर से गया, उसके बेसिस पे ट्रेंड्स निकले, ट्रेंड्स के बेसिस पे एक फोरकास्ट जनरेट हुआ। ये तो हुई बात फैज़ान किस तरह से आप स्टडी करते हैं, वेदर मॉडल्स को स्टडी करते हैं। अब मैं आना चाहूँगा मेरे एक अगले सवाल पे, जो ये है कि उत्तराखंड में आपने देखा होगा और हिमाचल प्रदेश में जो ग्लॉफ होता है, GLOF, जिसको ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि मैं अपने देखने वालों को बताऊं कि जो ग्लेशियर्स होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं, खुदा न खास्ता सैलाब आता है, उससे बहुत ही तबाही होती है। जो क्लाइमेट चेंज है, जो मौसम में एक काफ़ी तेज़ तरह से बदलाव आ रहा है, हम देखते हैं कि जो गर्मियों का मौसम भी है कश्मीर में 33-34 डिग्री सेल्सियस का मौसम रिकॉर्ड किया गया पिछली गर्मियों में। इस बार सर्दियों के मौसम में दिसंबर जनवरी चिले कलान के दौरान बहुत ही एक अजीब किस्म का मौसम है, एक दिन धूप होती है, दूसरे दिन काफ़ी बादलों वाला मौसम रहता है। तो कश्मीर में जो ये लेक्स हैं, ग्लॉफ्स जो हैं, जो ये ग्लेशियर्स हैं, जो ग्लोबल, चलिए ठीक है मैं मानता हूँ कि पूरे दुनिया भर में जो ग्लोबली जो है मौसम में बदलाव है, उससे ऊपर नीचे होता है मौसम में, बट खुदा न खास्ता कोई ज़्यादा घबराने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि रिसेंटली कुकरनाग में एक गांव अहलन गडोल में मौसम में इजाफा पाया गया, कई डिग्री का इजाफा पाया गया, जिसको एक अलग तरह का एक परेशान करने वाला पैटर्न समझा गया। तो कुल मिला के आपको क्या लगता है, जो ये क्लाइमेट चेंज है, मौसम में बदलाव है, अजीब तरह का मौसम, गलत वक्त पे गलत मौसम, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी, सर्दियों में बीच में धूप, बीच में बारिश, तो इस पैटर्न को आप किस तरह से देखते हैं? समझाइए हमारे देखने वालों को। बेसिकली जो आपने कहा स्टार्ट में, जो आपने टर्म यूज़ की थी, उसका मैं सिंपल में कहूँगा कि उसका मीनिंग यही है कि सिंपली जब आपके ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, क्लाइमेट चेंज है। व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज? इसको सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे चेंज ऑफ क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट जैसा था वैसा नहीं रहा, उसको चेंजेस आ रही हैं।
इट्स द क्लाइमेट चेंज। और ये क्यों हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ के टेम्परेचर्स बढ़ जाना, एयर टेम्परेचर्स बढ़ जाना, उसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज आ गया। क्लाइमेट की चेंज में अब क्या है कि टेम्परेचर्स बढ़ गए हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और वो पहाड़ों के बीच में लेक्स फॉर्म हो रहे हैं, न्यू लेक्स आर फॉर्म। एक टाइम पे ऐसे होते हैं कि वहाँ पे लेक बनने की कैपेसिटी नहीं है, बट देन पानी एक्यूमुलेट हुआ एंड सडनली बर्स्ट हुआ, और जो डाउन स्ट्रीम में जितने भी विलेजेस वगैरह रहती हैं उनमें फ्लडिंग हो जाती है, लॉस ऑफ लाइव्स हो जाती है, डैमेज हो जाता है। ये उसका है। अब सेकंड चीज जो आपने कही, जैसे आप कुछ कोकरनाग के एरियाज में जैसे बताया गया था, या कुछ हायर अपर रीच में अनंतनाग के यूजे या कुलगाम के पार्ट्स में बताया गया था कि सडनली हीट वेव देखने को मिली। देयर वर रिपोर्ट्स कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया है, 20 डिग्री सेल्सियस। व्हाइल आई थिंक कि इट इजंट बिलीवेबल एंड आई डोंट थिंक कि ऐसा हुआ होगा एग्जैक्टली 20-25 डिग्री सेल्सियस, बट यस टेम्परेचर राइज देखने को मिला। अगर 0 डिग्री 2 दिन पहले 2 डिग्री था दिन का टेम्परेचर, वो 9-10 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, या नाइट टेम्परेचर 5 था, दिन में फिर 10 डिग्री सेल्सियस हुआ। दैट इज समथिंग की हुआ कि ड्यू टू क्लियर स्काइज, सनी वेदर की वजह से। एंड सेकंड चीज कि जो वार्म विंड्स हमें देखने को मिली, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऐसी थी कि जो प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया है वहां से विंड पैटर्न्स हुए थे। इट्स एट अराउंड 3 किलोमीटर की भी हाइट पे अगर देखें कि वहां से विंड्स अप्रोच हुई थ्रू प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड वो डायरेक्टली कश्मीर पहुंच रही थी। तो वहां पे हीटेड रीजन है, वहां के टेम्परेचर ज्यादा है। तो इसी पॉइंट पे क्यों जो ये कोकरनाग का ही इलाका है, एलन गडोल जो गांव है, जो ये पॉकेट है, वहीं क्यों टेम्परेचर राइज हुआ? नहीं, आई डोंट थिंक कि वहीं पे सिर्फ टेम्परेचर राइज हुआ होगा। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे आसपास के इलाकों में भी हुआ होगा। इट्स समथिंग कि वहां से रिपोर्ट आई, वहां से जर्नलिस्ट ने या किसी ने रिपोर्ट दिया, वहां के लोगों ने बोला। बट अगर हम बाकी स्टेशंस की भी उस टाइम पे बात करें, गुलमर्ग की, सोनमर्ग की, जहाँ पे हमारी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, या पहलगाम में, तो वहां पे भी टेम्परेचर्स देखने को मिले 3-4 डिग्री, कहीं पे 5 डिग्री, कहीं पे 7 डिग्री, वो नॉर्मल था। आपने बात की ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस की, जिसे AWS भी कहा जाता है। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस अब तक कितनी जगह हमारे पास जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं और इनकी बढ़ने की गुंजाइश है? और जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हैं, आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि इनमें मशीनरी इस वक्त जो है वो कितनी हाईटेक मशीनरी है? डोपलर रेडार्स की बात की जाती थी कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो डोपलर रेडार्स, जो कि बहुत ही उम्दा किस्म के मशीनरी होती है, जिससे वेदर फोरकास्ट होता है, पहले ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बर्फ़ होगी, कितनी बारिश होगी। तो ये जो मशीनरी है, कुल मिला के आपको क्या लगता है इसमें कितनी अभी गुंजाइश है इसको बेहतर करने की? जैसे आपने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस की बात कही, ये अराउंड 2 डजन हो गए जम्मू एंड कश्मीर में। इसमें हर डिस्ट्रिक्ट में ही ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। बट ऐसे कई स्टेशन पॉइंट्स कहेंगे या एरियाज कहेंगे जहां आज भी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस नहीं हैं। सेकंड चीज़, डॉपलर वेदर रेडार्स की बात करें, एक तो हमारे श्रीनगर में है एंड ये रिसेंट ईयर्स में डेवलपमेंट आई है। जैसे जम्मू में इंस्टॉल हुआ है, अभी लेह में भी, लद्दाख का भी कर रीजन बात करें उस रीजन की, तो लेह में भी इंस्टॉल हुआ है। एंड एक रिसेंट में, आई गेस लास्ट ईयर, उससे पहले वाले साल में बानिहाल में एक इंस्टॉल किया गया था। बट हमारी लिमिटेशंस है, वी कैन नॉट हैव वन रडार और जो पूरे रीजन का वेदर पूरा देख पाए। रडार में ऐसा शॉर्ट में कह दूं कि बेस्ड ऑन रडार्स वी कैन ओनली मेक फोरकास्टर ऑफ 3 आवर्स, 6 आवर्स बाद क्या होगा। बट इट्स नॉट समथिंग कि हम 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद, इससे रडार नहीं होता। रडार गिव्स यू एन इमेजरी कहाँ पे बारिश हो रही है करंटली, एंड अगर यहाँ पे बारिश हो रही है फिर दूसरे इलाके में भी हुई, इट मीन्स क्लाउड्स आर अप्रोचिंग दिस वे, एंड हमारे ग्राउंड में आने वाले 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद वी कैन फोरकास्ट कि यहाँ पे भी अच्छी बारिश हो सकती है, या कम बारिश हो सकती है, या स्नो हो सकती है, हेल स्टॉर्म टाइप क्लाउड्स आ सकते हैं। ये हम रडार के थ्रू पता लगवाते हैं। बट रडार की लिमिटेशन जम्मू एंड कश्मीर में क्या है कि यहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं, जो रडार सिग्नल भेजते हैं, द माउंटेन्स ब्लॉक इट। तो बियॉन्ड माउंटेन्स क्या हो रहा है, उधर बारिश हो रही है, बर्फ हो रही है, और जो बियॉन्ड माउंटेन के रीजन्स है वहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे इसकी मैं लाइव एग्जांपल दूंगा, हमारे रामबाग में इंडिया मीटियोरॉलॉजिकल डिपार्टमेंट के ही सब ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हैं और रडार्स, हाँ, महकमा मौसम में आपके ही इक्विपमेंट्स है सब, हाँ, और वहीं पे एक इंस्टॉल है। जो बांडीपुरा का प्लेन्स वगैरह है, तो काफ़ी उसके प्लेन्स में नहीं मिल पाती है इमेजरी कि वहाँ पे एग्जैक्टली बारिश हो रही है या ना हो रही है, क्योंकि बीच में माउंटेन आ रहे हैं।
त्राल के एरिया में बीच में रुक जाता है कि क्या हो रहा है, पहलगाम में एग्जैक्टली क्या हो रहा है नहीं पता चल पाता, सोनमर्ग में क्या हो रहा है नहीं पता चलता, यहाँ से पूंछ राजौरी के बीच में पीर पंजाल रेंज है वो ब्लॉक कर देती हैं काफ़ी इन सिग्नल्स को। तो हमें चाहिए कि अभी और अपग्रेड चाहिए इस टाइप का सिस्टम की, बजट चाहिए, हैवी फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट चाहिए कि छोटे छोटे रडार्स इंस्टॉल हो जो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की रेंज में देख पाए, या 10 किलोमीटर इस टाइप की जहाँ जहाँ सेंसिटिव एरियाज हैं जो वहाँ की इमेजरी जनरेट कर पाए। इसी तरह से ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, अब रडार तो काफ़ी हैवी चीज़ें हो गई, मतलब कि काफ़ी हाई बजट चीज़ें हो गई, बट जो लो बजट चीज़ें हैं जैसे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन वगैरह करना, इसमें काफ़ी इलाके हैं जैसे आज भी काफ़ी पार्ट्स हैं जहाँ पे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन नहीं है, जैसे गुरेज की बात करें, उरी वाले इलाके की बात करें, या इवन कुलगाम, शुपियान या बाकी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी पोर्शंस हैं जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस के अंदर कवर नहीं होते हैं। सो उनका भी हमें एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा कि क्लाइमेट भी क्या है। जैसे पहले नहीं थे हमारे इतने साउथ में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस, देन जब रिसेंट में इंस्टॉल किए गए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हमें पता चला ओके साउथ कश्मीर इज कोल्डर देन सेंट्रल कश्मीर, और फिर नॉर्थ में बीच में और ज़्यादा टेम्परेचर्स रहते हैं, तो साउथ कश्मीर का रीजन ठंडा है, तो इसलिए एक स्टडी मिल गई हमें, उसमें हमें रिसर्च करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब हम लास्ट 5 साल का डेटा निकालेंगे, हाँ ये 1 साल में ऐसा नहीं हुआ है, 5 साल में, इट मीन्स समथिंग इज कि जिससे साउथ कश्मीर का इलाका ठंडा रहता है। साउथ कश्मीर में ये जो रेडार है ये कहाँ पे लगाया गया और इससे साउथ कश्मीर की किन डिस्ट्रिक्ट्स की मौसम की जानकारी हमें मिलती है? एग्जैक्टली साउथ कश्मीर में रडार नहीं है, वो बानहल टॉप पे है, बट वो एक ऑपरेशनल पीरियड है उसका, ये वो टॉप पे है, मौसम की तरफ से यही है। हाँ सब इसकी नेसेसिटी तब फील गई थी जब अमरनाथ यात्रा में लॉस ऑफ लाइफ्स हो गया था, एक क्लाउड बर्स्ट हो गया था जहाँ पे हमारा पहले कवरेज नहीं थी, तो बाद में कवरेज बढ़ाने के लिए उस ट्रैक को ट्रैक कर मतलब उस रूट को ट्रैक करने के लिए देखा गया था कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा, उसके लिए बानहल टॉप पे रडार इंस्टॉल किया गया जो उसकी रेंज वहाँ पे कवर कर लेती थी। और उससे क्या फ़ायदा हुआ बानहल के टॉप से, अब और एरियाज कवर हुए स्पेशली बानहल के अराउंड या दूर सोनमर्ग के भी पार्ट्स में, हालांकि आज भी वहाँ काफ़ी माउंटेन्स है वो भी क्लियरली पता नहीं चलता इवन दो, एंड वो सीजनल है, या जो ही अमरनाथ यात्रा खत्म हो जाती है उसके कुछ टाइम बाद ही बंद होता है, विंटर में उसको रेडी रखना या ओपन रखना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जितना एज पर माई इंफॉर्मेशन कि वो काफ़ी टॉप पे है इंस्टॉल्ड, और जिसकी वजह से वो स्नो कवर्ड रहते हैं वो एरियाज, तो वो सीजनल है, बेसिकली मानसून के टाइम पे ऑपरेट करता है। बट वी नीड रडार्स की जो थ्रू आउट द ईयर हो, और जो नॉट नेसेसरी कि अमरनाथ रूट के ट्रैक, या हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन काफ़ी और जगह पे है, गुरेज वैली में है, बांडीपोरा के पार्ट्स में है, उरी में है, इन जगह पे ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है जो एग्जैक्टली बता पाए, तो ये लिमिटेशंस रह जाती हैं उस चीज़ में। ठीक है, जो तकनीकियाँ हैं जो इस मौसम को लेकर, उनसे थोड़ा दूर हट के मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में इस वक्त बहुत सारे वेदर फोरकास्टर्स हैं हमारे वादी कश्मीर में, उनके फोरकास्ट अलग अलग तरह के होते हैं। आप चंद लोगों में से हैं, एक या गिने चुने 3 या 4 लोग जिन्होंने काफ़ी अर्सा पहले शुरू किया इसको, तकरीबन 7-8 साल पहले, अगर मैं गलत ना हूँ तो 8 साल पहले आपने शुरू किया वेदर फोरकास्टिंग को। तो एक तरफ से जो है कि आपने खुद बताया कि जो रेडार्स लगे हैं, वेदर रेडार्स, जो डॉपलर रेडार्स लगे हैं मेट डिपार्टमेंट के, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, उनसे लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जो है, यानी कि अगले 15-20 दिन में क्या होने वाला है वो नहीं बोला जा सकता। यानी कि एक तरफ जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, उनका इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उनके पास बहुत सारी मशीनें हैं, जब उनकी प्रेडिक्शन जो है मिस हो जाती है तो एक आम इंसान के जहन में इमीडिएटली सवाल आता है कि एक कंप्यूटर में बैठा वेदर फोरकास्टर कैसे एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे सकता है कि 4 दिन बाद बारिश होगी, 8 दिन बाद बर्फ़ होगी। तो थोड़ा इस चीज़ पे आप रोशनी डालें कि कितना ज़रूरी है। देखिए, जो इंडिपेंडेंट वेदर फोरकास्टर्स हैं, मैं आपने देखने वालों को बताऊं कि स्काईमेट नाम का वेदर फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म है जो अक्रॉस इंडिया चलता है। हमारी वादी कश्मीर में ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है, बहुत ही इंडिविजुअल लोग जो हैं उन्होंने अभी वेदर फोरकास्टिंग को, जो मौसम की जो पेशेंगोई करने को जो है अपना प्रोफेशन बनाया है।
तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक इस पर भरोसा करना चाहिए, इसे मानना चाहिए, जो ये पेशन गोई आती है इंटरनेट से, सोशल मीडिया से? देखिए, जैसे आपने इंडिपेंडेंट वेदर फोरकास्टर की बात की या चाहे मैट डिपार्टमेंट को ले लीजिए, ये वेदर मॉडल के थ्रू ही होती हैं। जो भी NWP न्यूमेरिकल वेदर फोरकास्टिंग इसके थ्रू होती है, प्रेडिक्शंस होती है, या सैटेलाइट बेस्ड डेटा के बेसिस पे देखते हैं कि क्लाउड की क्या मूवमेंट है, क्या पोजीशन रहने वाले है, फोरकास्ट क्या रहने वाला है। इन्हीं के बेसिस पे फोरकास्ट जनरेट होते हैं कि 15 डेज के बाद क्या होगा, 20 दिन के बाद क्या एक्सपेक्टेड है। सो इट गिव्स यू एन आइडिया। और जितना शॉर्ट रेंज में हम फोरकास्ट करें उतनी उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है कंपेयर टू द लॉन्ग रेंज फोरकास्टर्स। इसके एक शॉर्ट में ऐसे कह सकते हैं कि बटरफ्लाई इफेक्ट, बटरफ्लाई विंग्स अपनी क्या बोलते हैं उसमें फरफराई, विंड्स वगैरह अपनी विंग्स को किया, तो उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में चेंज हुआ, उसकी वजह से तीसरी जगह चौथी जगह चेंज आई और उसकी वजह से टॉर्नेडो जनरेट हुआ। एक वन टाइप ऑफ एग्जाम्पल है जो काफ़ी फेमस है। तो हम डेली की मूवमेंट करते हैं एयर के थ्रू, एयरप्लेन्स के थ्रू, कार्स के थ्रू, हम चले बाहर चले, अब सैटेलाइट आई, उससे डेटा कलेक्ट किया, तब ये सब नहीं हो रहा था। बट अब मैं चला, आप चले, लोग चले, तो इन सब की वजह से एटमॉस्फेयर में चेंज आई। अब जो 6 घंटे में है यही चेंज आई, ये तो पहले नहीं पता थी उस टाइम पे उसने उतना ही स्टडी किया था एक सैटेलाइट ने, तो ये चेंज आ गई और उसकी वजह से जो फोरकास्ट रहेगा वो भी चेंज हो जाता है। अब इसके लिए हम क्या कहते हैं, एक एन्सेम्बल सिस्टम होता है इसमें, जिसकी वजह से हम पहले से ही इसमें चेंजेस रख देते हैं करके कि थोड़ा ये चेंज कर देते हैं। खुद से ही 5, 10, 15, 20 चेंजेस लाई और 20 फोरकास्ट जनरेट किए, फिर उनका एवरेज आउट जो होता है लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन में, तो वो मोस्ट लाइकली निकल के आएगा। अब ये किस हद तक एक्यूरेट होती है ये डिपेंड करता है हमारी थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं ये जो मैं बता रहा हूँ। बट इसमें क्या होता है, ग्रिड स्पेसिंग वगैरह, मतलब सैटेलाइट्स। आप जो टेक्निकल चीज़ें बता रहे हैं, अगर आप साथ साथ इनको थोड़ा वजाहत से इनको बयान करें तो। मैं सिंपल वे में ही बता देता हूँ कि सैटेलाइट आती है, उसने डेटा को, एक ग्रिड को इतने में बड़े एरिया को कवरेज किया, उसने एक ऊपर की चीज़ें ली और उसको फोरकास्ट में, मतलब उसको कंप्यूटर के थ्रू प्रोसेस किया, फिर फोरकास्ट जनरेट किया। अब यही सैटेलाइट अगर छोटे छोटे पॉइंट्स का भी फोरकास्ट देखेगी, ताराल के रीजन को छोटे छोटे पॉइंट में डिवाइड करके उसने हर एक पार्ट का देख लिया। आपने त्राल की मिसाल दी, त्राल इज एन एग्जांपल, या पुलवामा ले, श्रीनगर ले, रामबाग का इलाका ले, कोई भी इलाका ले। अब मेरे माइंड में से तराली था तो मैंने तराली बता दिया। तो उसके पॉइंट्स में देखा हर 5 किलोमीटर पे, हर 1 किलोमीटर पे, हर 10 किलोमीटर पे क्या हो रहा है, ये सब इनने जनरेट किया, तो डेटा ज़्यादा आएगा। विंड की 10 डायरेक्शंस आएंगी, विंड के डिफरेंट हाइट पे और डेटा, टेम्परेचर के अलग डेटा, पॉइंट वाइज कितना निकलेगा। तो इसके लिए हमें सुपर कंप्यूटर्स चाहते हैं, तो हैवी प्रोसेसिंग जाएगी। तो इट इज़ समथिंग कि अगर हमने ऐसा किया वी विल गेट बेटर क्या बोलते हैं फोरकास्टर्स। बट हमारे में करंटली लैक करती है टेक्नोलॉजी कि हम इतना डीप कलेक्ट नहीं डेटा करते हैं कि फिर इसको प्रोसेस करें, फिर उसके बेस में फोरकास्ट करें। क्या होता है, बेसिकली वी नीड अ हाई बजट फॉर इट। इसमें सुपर कंप्यूटर्स रन होते हैं, इसमें करोड़्स ऑफ GB ऑफ डेटा जाता है, फिर वो इंटरप्रेट होता है, फिर सुपर कंप्यूटर के थ्रू वो प्रोसेस होके निकल के आता है, फिर फोरकास्ट जनरेट करता है। सो इट नीड्स ह्यूज फंडिंग। बट अगर आप करंटली अभी की बात करें कि हाउ रिलायबल इट इज, छोटे के फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए, बट अभी क्या है, अभी जो भी फोरकास्टर्स हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है, इट इजंट कि उतनी वीक है कि जो फोरकास्ट देंगे वो वीक ही है, कुछ रिलायबल नहीं है। हाँ, उतना रिलायबल नहीं है कि आपको एरिया वाइज बता देंगे कि ये रामबाग में क्या होगा, नवाकदल में क्या होगा, पुलवामा में क्या होगा, अनंतनाग के किसी डिस्ट्रिक्ट में। बट लोग जानना चाहते हैं, लोग तो आज की मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि फैज़ान, जब इस प्रोग्राम से, इस पॉडकास्ट से पहले हम बात कर रहे थे, तो फैज़ान का कहना था कि इनको फ़ोन कॉल्स आते हैं लोगों के कि फ़लाना दिन पे मेरे इलाके में कैसा मौसम होगा, क्योंकि हमारे घर में कोई फंक्शन है या कोई बर्थडे पार्टी है जो हमें अपने बाहर सहन में सेलिब्रेट करनी है, अपने लॉन में सेलिब्रेट करनी है। तो फैज़ान का यही कहना है कि इतनी जो पेचीदगी से वेदर फोरकास्टिंग नहीं हो सकती है, इतनी बारीकी से वेदर फोरकास्टिंग नहीं हो सकती है। हालांकि वेदर मॉडल्स हैं, अवेलेबल हैं, जो महकमे मौसम है हमारा वेदर डिपार्टमेंट, उनके पास भी फैसिलिटीज़, डॉपलर रेडार्स, मशीनरी अवेलेबल है।
बट ये जानना कि इलाके एक एक इलाके में किस तरह का मौसम होगा, वो फैज़ान के मुताबिक जो है, अगर मैं गलत ना हूँ तो वो मुमकिन नहीं है। हाँ, अभी की करंट टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि चेंजेस इतनी ज़्यादा आती हैं कि अगर अभी फोरकास्ट में मैं बता दूँ मुमकिन है जानना, बट फिर वो रिलायबल भी होना चाहिए, मतलब उसका एक्यूरेट। अगर मैं बता दूँ आपको पुलवामा में 3 इंच होगी बर्फ़, श्रीनगर में 4 इंच होगी, सो इट कैन फ्लक्चुएट। श्रीनगर में ही 4 इंच हो जाएगी या 5 इंच हो जाएगी, पुलवामा में कम या पुलवामा में ज़्यादा, श्रीनगर में कम। इस टाइप की चेंजेस आती रहती हैं। सो टू द पॉइंट नहीं कह सकते। तो ऐसे ही आपने जनरली देखा होगा कि फोरकास्टर्स भी आते हैं कि इट्स लाइकली अ मॉडरेट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगी, स्ट्रॉन्ग आएगी तो हैवी होगी। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी हमको सुनने को मिलता है। आप हमारे देखने वालों के लिए थोड़ा इस पे रोशनी डालेंगे? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अक्सर बोला जाता है कि जो बारिश होगी, बरसात होगी, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है। तो थोड़ा इस पे वजाहत करें आप। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बेसिकली अगर हम सिंपल टर्म्स में कहेंगे, एक विंड का पैटर्न चलता है थ्रू आउट द ग्लोब। उसको एक कुछ जेट स्ट्रीम कहते हैं। जेट स्ट्रीम का होता है एक स्ट्रॉन्ग विंड्स अपर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर पे चलती हैं, उसमें स्टॉर्म्स वगैरह रहते हैं, या क्या बोल सकते हैं, डिस्टर्बेंसेस रहती हैं जो उस विंड के साथ आती है। जो ही वो यूरोप से ट्रैवल हुई, मिडल ईस्ट पार्ट से हुई, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान के पार्ट से ट्रैवल होके फाइनली जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ इंडिया वगैरह पहुंच जाती है। ये जो डिस्टर्बेंस होती है, इसका ऐसा विंड पैटर्न होता है कि ये बीच में मॉइस्चर ले जाते हैं, मतलब अरेबियन सी वगैरह से। इसमें थोड़ा ऑलरेडी होता है, थोड़ा सा ये इनकर्शन हो जाता है इसमें, मतलब मॉइस्चर का फ्लो आ जाता है। फिर वो मॉइस्चर पहुंचता है जम्मू एंड कश्मीर में, फिर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। ऑरोग्राफिक लिफ्ट या सिंपली मैं बता सकता हूँ कि क्लाउड्स बन जाते हैं, फिर वहाँ से बारिश हो जाती है, स्नो हो जाती है। ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किस चीज़ को बोलते हैं? जो वेदर सिस्टम्स होते हैं जो वेस्ट से आते हैं ईस्ट की तरफ, इस चीज़ को वेस्टर्न कहते हैं। और जो डिस्टर्बेंस ऑफ ईयर होती है, तो इसका टुगेदर जो नेम है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इनसे ही आप कॉमन यूजेज में कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आई, तो इसका मतलब बारिश बरसने वाली है, बर्फ। बट हर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब नहीं है कि बारिश बरसेगी। कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिर्फ बादल ले आते हैं, उनमें मॉइस्चर कम होता है, तो इतना इम्पैक्ट नहीं होता है। तो इसलिए कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वीक होती है, कोई स्ट्रॉन्ग भी होती है। जहाँ तक डेटा की बात है, न्यूमेरिकल्स की बात है, स्टैटिस्टिक्स की बात है, तो अक्सर ये बोला जाता है कि इसमें ऊपर नीचे काफ़ी हो जाता है। मतलब चाहे बरसात कितनी हुई, कितनी मिलीमीटर या एमएम जिसको बोलते हैं, कितनी मिलीमीटर बरसात हुई, या टेम्परेचर एग्जैक्टली कितना था, तो इसमें हमको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए इसमें। क्योंकि जो लोगों के मिजाज, देखिए मेरा कहने का मतलब ये है फैज़ान, कि लोगों के मिजाज इस तरह के हो गए हैं कि लोगों को एक्यूरेसी चाहिए। अब कुछ फोरकास्टर्स जो है 15 दिन 20 दिन पहले ही फोरकास्ट करते हैं कि 20 दिन बाद इस दिन पे इस वक्त पे बारिश या बर्फ़ होगी। तो आपको लगता है कि वो जायज़ है वैसा बोलना? जो है टेक्निकली जो आपको लगता है कि वो बात जो है कोई मायने रखती है? जी बिल्कुल जायज़ रखती है, क्यों नहीं। अगर मैं भी होगा, मैं भी चाहूँगा, कल को मुझे काम है, मुझे इवेंट है या कुछ है मेरा, मैं चाहूँगा कि मुझे एग्जैक्टली पता चले उस टाइम पे बारिश होगी, बर्फ़ होगी, कितनी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, लाइट होगी। हर एक की अपनी प्लानिंग रहती है। या अगर कभी डिज़ास्टर होते हैं, है ना, कि मतलब वैसी एक्सट्रीम इवेंट आ गया, तो किस टाइप का डैमेज तो नहीं करेगा। या हमारे कंसर्न इन छोटी इवेंट, शादी वगैरह, जो पहले जानलेवा चीज़ें होती है कि फ्लड्स तो नहीं आएंगे कल को, कितनी बारिश होगी, मैं एग्जैक्टली बताओ कि जाने में कितना रिस्क रहेगा, हमें भागना चाहिए, घर खाली करना चाहिए, क्या इस हद तक लेवल बढ़ जाएगी जहलम की या रिवर तवे की कि फ्लड आएगा। तो यहाँ पे रिस्क भी, लॉस ऑफ लाइफ्स का खतरा रहता है, डैमेज का खतरा रहता है, डिस्ट्रक्शन का खतरा रहता है। तो हम तो ऑब्वियसली जानना चाहेंगे। तो डिमांड्स बिल्कुल जेन्युइन है, मैं भी डिमांड करता हूँ कि और मुझे फोरकास्ट हो। सो एट दी एंड फोरकास्ट इसको बेटर तभी कर सकते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। एंड इट्स नॉट समथिंग कि 1 साल में 2 साल में होगा, इट्स समथिंग कि लॉन्ग टर्म में होगा, नेक्स्ट 10 ईयर्स में बेटर कह सकते हैं इसको काफ़ी हद तक। वी नीड फर्स्ट कि इसमें गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट रहे। जितना सपोर्ट है बढ़ा है, काफ़ी सपोर्ट बढ़ा है गवर्नमेंट का, काफ़ी फंडिंग बढ़ी है। बट गिवन कि कितनी क्लाइमेट चेंज हो रही है, इट इज़ंट सफिशिएंट
गिवन द क्लाइमेट चेंज या बाकी कंट्रीज कहाँ पहुँच गई हैं वेदर टेक्नोलॉजी के बेसिस में और हम कितना लैग कर रहे हैं. सो वी नीड हैवी फंडिंग, फिर वेदर मॉडल्स का डेवलप होना, वी नीड मोर जॉब्स इन दिस फील्ड. कि इट इज़ समथिंग कि 4 लोग को ही फंडिंग कर दो, 4 लोग नहीं कर पाएंगे सारा. वी नीड जॉब्स इन इट. साइंटिस्ट हमें चाहिए, लोगों में अवेयरनेस चाहिए, लोग भी अवेयर हो जाएं चीज़ों के लेके, क्लाइमेट के बारे में लोगों को पता चले, वो भी दिलचस्पी करें, वो भी इसमें रिसर्च करना चाहिए. जब जॉब्स होंगी लोग जाएंगे इसमें भी, वो भी कुछ ना कुछ हेल्प कर लेंगे, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे. तो इसकी वजह से टेक्नोलॉजी में बेटरमेंट आएगी. बेटरमेंट टेक्नोलॉजी मीन्स बेटर फोरकास्टर्स. हाँ, 100% तो नहीं हो पाएगा करेक्ट. कभी कभार कुछ इवेंट होते हैं कि बारिश होगी 100%, इतनी बारिश होगी कि एग्जैक्टली मिलीमीटर नहीं बट बारिश होगी ये कंफर्म बता सकते हैं. बट एग्जैक्टली कितना होगा वो 100% कभी एक्यूरेट नहीं हो पाएगा. ना ही इंडिया की बात छोड़िए, यूरोप यूएसए की भी बात करें, वहाँ पे भी 100% ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो पॉइंट वाइज ये सब चीज़ें बता दे. इंडिया भी काफ़ी हद तक आगे है बट स्टिल अगर उनके बीच में कंपैरिजन हमारे बीच में कंपेयर करें तो वी लैक समथिंग. उनके मॉडल्स हैं जैसे ICAN-D2 मॉडल है, उनके रेजोल्यूशन 1-2 किलोमीटर्स के हैं. मतलब काफ़ी बारीकी से वो चीज़ें देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, उनका ह्यूज डेटा होता है. एक्यूरेट फोरकास्टर्स उनके चाहते हैं, बेटर एक्यूरेट फोरकास्टर्स रेदर देन 100% एक्यूरेट. तो जब टेक्नोलॉजी लॉन्ग टर्म में 10 साल 15 साल बाद चेंज आएंगी, लोग डिस्ट्रक्शन कम होंगी, लॉस ऑफ लाइफ्स कम होंगी, जो भी इन्वेस्टमेंट इस चीज़ पे हुई है वो वापस रिकवर होगी. यानी गवर्नमेंट डजंट नीड टू कंपनसेट, लोगों को नहीं करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि पहले से अलर्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एस्टैब्लिश हुए थे, एग्जैक्ट फोरकास्ट्स बताए गए. तो जितना भी पैसा इस पे यूज़ हुआ या डैमेज को बचाया गया, पहले से मेजर्स लिए गए. तो लॉन्ग टर्म में ये डायरेक्टली पैसा बच रहा ही है. जो इन्वेस्ट अभी हो रहा है वो 10 साल 15 साल बाद वापस ही आ रहा है. ये आपने बात की जो इन्वेस्टमेंट है इसको बेहतर बनाने की, जो वेदर प्रेडिक्शंस है, वेदर फोरकास्ट है, या आप इंडिपेंडेंट वेदर एनालिसिस है, उसको बेहतर बनाने के लिए जो है, फैज़ान आप किस तरह से मानते हैं कि जो महकमे मौसम जो है हमारे जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि आप बाहर भी रहे, जैसे आपने पॉडकास्ट की शुरुआत में मैंने कहा कि आप MSc करते हैं, लखनऊ से MSc कर रहे हैं, लखनऊ में यूनिवर्सिटी से MSc कर रहे हैं आप. तो जहाँ बाहर का जो आपने पैटर्न देखा, वेदर का पैटर्न, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, पंजाब में हो, नेबरिंग हिमाचल प्रदेश में हो, उसके मुकाबले हमारे जो जम्मू कश्मीर का वो उसका क्या स्टेटस है? जो सरकारी जो हमारे रोज़मर्रा का वेदर बुलेटिन आता है, पेशन गोई आती है, हम मुख्तसर अगर आप मुझे बता दें तो किस तरह से हम लोग, वेयर आर वी प्लेस्ड? अगर हम बात करें जैसे आपने कहा उत्तर प्रदेश, दिल्ली की, हरियाणा की, ये प्लेन एरियाज है. यहाँ पे पहाड़ टाइप नहीं है उतने, या ऊंच नीच नहीं है. मतलब क्या ऊंच नीच मतलब ऐसे ऑल्टीट्यूड डिफरेंसेस नहीं है, टोपोग्राफी नहीं है, चेंजेस नहीं है उतने, एक प्लेन एरियाज है. तो जो भी वेदर सिस्टम आए, अगर विंड ने ये प्रेडिक्ट किया है तो उसमें बीच में रुक नहीं जाएगी या एक डिविएशन नहीं आ जाएगी. तो वो जो फोरकास्ट है वो एक्यूरेट रहेगा कंपेयर टू यहाँ का. एक्चुअली कश्मीर वैली अगर बात करें कि इट्स बाउल शिफ्ट वैली है, तो इसमें बाउल शिफ्ट वैली क्या है, मतलब बीच में प्लेन एरियाज हैं और साइड से हायर माउंटेन्स हैं, पीर पंजाल की रेंज है, यहाँ पे ग्रेटर हिमालयस की रेंज है. तो इस सब ने इसको बीच में कवर किया है. तो जब भी विंड्स आएंगी वो पहले ही इन्हीं से टकराएंगी. अब हमने उतने एक्यूरेट भी हमारे वेदर मॉडल है नहीं कि, या उतना भी डीपली नहीं इसको देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली होगा फ्लक्चुएशन. तो इसकी वजह से कश्मीर वैली पे जो एग्जैक्टली इम्पैक्ट होता है या वेदर फोरकास्ट की एक्यूरेसी होती है वो कम होती है कंपेयर टू द प्लेन एरियाज जहाँ पे ये सब डिस्टर्बेंसेस नहीं देखने को मिलती है. और इसकी लाइव एग्जांपल हम देख सकते हैं परसों 27-28 दिसंबर की, जो अभी हाल ही में जो 27 दिसंबर को बोला गया था कि बर्फ होगी, बर्फ नहीं हुई. बर्फ नहीं 27-28 दिसंबर को बोला था बर्फ नहीं होगी, फिर बर्फ काफी ज्यादा. प्रेडिक्शन थी कि प्रेडिक्शन फोरकास्ट था कि 27 और 28 दिसंबर को जो है बर्फ नहीं होगी, मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन बर्फबारी हुई. कम बर्फबारी का फोरकास्ट था, हुई हैवी स्नोफॉल. तो जो उस टाइम पे दिल्ली का फोरकास्ट देखिए, देहरादून का फोरकास्ट देखिए, हरियाणा का या बाकी पार्ट्स का, वहाँ बारिश एक्सपेक्टेड थी और बारिश हुई. वहाँ पे हैवी बारिश, मॉडरेट बारिश, जो भी फोरकास्ट थे वो सब एग्जैक्टली वैसे ही हुए. थोड़ी बहुत उधर इधर चेंजेस होती ही रहती हैं.
बट जो बात करें हम कश्मीर रीजन की, यहाँ पे नहीं था इतना फोरकास्ट, वेदर मॉडल्स ने शो ही नहीं किया था इतना। हाँ दिखाया था साउथ कश्मीर में इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसा दिखाया था कि वेदर मॉडल्स ने एयर की सर्कुलेशन की वजह से, विंड की वजह से मॉइस्चर वगैरह यहाँ तक जम्मू के पार्ट्स में हैवी रेनफॉल स्नोफॉल देखने को मिलेगी, बट देन इट इज़ अप टू साउथ कश्मीर ये लिमिटेड रहेगा, या कुछ 10% चांसेस, माइनर चांसेस कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट सेंट्रल कश्मीर को भी देखने को मिलेगा। बट एट क्या बोल सकते हैं, द लास्ट हमने देखा कि साउथ कश्मीर में हैवी स्नोफॉल हुई, सेंट्रल में मॉडरेट और नॉर्थ में उससे थोड़ी सी कम इंटेंसिटी की स्नोफॉल हुई। एंड इट्स एट एग्जैक्टली आई गेस एट 2-3 PM मैंने उस टाइम पे, उस दिन पे यह था फोरकास्ट दे दिया कि द वेदर इजंट बिहेविंग एज पर द प्रेडिक्शन ऑफ वेदर मॉडल्स एंड द सिस्टम सीम्स टू बी मोर इंटेंस देन बीइंग प्रेडिक्टेड बाय द मॉडल्स। सो एग्जैक्टली क्या 27-28 दिसंबर के लिए क्या कहा था आपने, अगर आप थोड़ा इसको आम इंसान की जबान में अगर आप इसको अर्लियर मैंने कहा था कि साउथ में चांसेस रहेंगे, पर्टिकुलरली कुलगाम शुपियान में ज़्यादा चांस रहेंगे, एंड अगर लकी रहे सेंट्रल कश्मीर के पार्ट्स तो वहाँ पे भी लाइट स्नोफॉल वगैरह हो सकती है। बट इन ऑन दैट डे 27 को जब मैंने देखा 3 बजे की साउथ में अच्छी खासी स्नो हो रही है एंड सेंट्रल में भी आ गई और स्नो की इंटेंसिटी वगैरह ठीक है, इट वाज अभी कुछ 1 सेंटीमीटर नहीं हुई थी एक्यूमुलेट श्रीनगर में। सो आई इश्योर्ड कि जितना एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा होगा और साउथ में गुड स्नो एक्यूमुलेशन होगी, क्योंकि मुझे लगा पर्सनली, वेदर मॉडल्स ने नहीं ये दिया था बट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है जो भी मुझे उस टाइम पे फील हुआ, मैंने एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मुझे पता था बट आई सेड कि गुड एक्यूमुलेशन विल बी रिकॉर्डेड इन द साउथ कश्मीर। वो गुड कन्वर्ट हुआ 1-2 फीट में, वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि तो आप फेल हो गए। हाँ? तो आप फेल हो गए कह सकते हो। उसके बाद आपने ट्वीट किया जब आपने कहा था कि गुड स्नोफॉल होगी, गुड का मायने था आपका मे बी 1 फीट तक या हाफ अ फीट तक। गुड वाज बेसिकली, अगर मैं ऑनेस्टली यहाँ पे कहूँ, गुड मैंने इसलिए किया कि मुझे भी नहीं पता था ना एग्जैक्टली कितना होगा, क्योंकि जो शो नहीं हो रहा है कि वो कैसे मैं प्रेडिक्ट कर सकता। लेकिन मैं अपने देखने वालों को बताऊं कि इंडिपेंडेंट वेदर फोरकास्टर्स फैजान जैसे जो नौजवान हैं, एक इनमें एक अच्छी बात है कि अगर इनकी प्रेडिक्शन गलत जाए तो ये ओपनली आप ट्वीट करते हैं। क्या ट्वीट करते हैं उसके बाद आप, जब भी आपकी प्रेडिक्शन चाहे फेल हो गलत हो, तो किस तरह के ट्वीट? जैसे टू द बेस्ट पॉसिबल जो भी मुझे लगता है आई ट्वीटेड एंड मैं वैसा नहीं हूँ कि पहले 10 दिन पहले फोरकास्ट करूँ। यहाँ काफ़ी लोग भी कमेंट बोलते हैं कि आप लेट फोरकास्ट देते हो, आप पहले नहीं देते हो। मैं कहता हूँ कैपेबल हूँ मैं भी 10-15 दिन के पहले देने के, बट अगर मुझे लग रहा है चेंज आ रही हैं, 10 दिन पहले का फोरकास्ट 2 दिन बाद वो नहीं रहेगा, सो मैं क्यों लोगों को बीच में क्या बोलते हैं रोलर कोस्टर पे अप डाउन करवाऊँ कि कल बारिश होगी, 10 दिन बाद होगी, फिर 3 दिन बाद फोरकास्ट नहीं अब चेंज हो गया, फिर 4 दिन बाद अब कुछ और दिखा रहा है, 5 दिन बाद नहीं अब फिर कुछ और दिखा रहा है, तो इससे लोगों को कन्फ्यूजन होगी। सो आई ट्राई टू कि मैं एक ही फोरकास्ट दूँ और मोस्ट लाइकली कि वही बेटर हो। आई टेक माई टाइम। आई थिंक कि अब शायद अगर चेंज होगी भी इस हद तक होगी, डिफरेंट वेदर मॉडल्स ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं। या अभी रिसेंट की एग्जांपल दूँ मैं आपको 5-6 जनवरी की, जब अभी वेट स्नो हुई थी या 3 इंच की स्नो श्रीनगर में हुई थी, नॉर्थ कश्मीर में हुई थी, शुपियान में 4-5 इंच हुई थी, बट इट वाज वेट स्नो। अब मैंने विंड पैटर्न्स के बेसिस पे मैंने देखा कि नहीं, जो वेरी फेमस वेदर मॉडल या मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, जो मोस्ट यूज्ड वेदर मॉडल है GFS ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम, एक डिफरेंट वेदर प्रेडिक्शन देख रहा था, बट मैंने उसको रिलेट किया 27-28 दिसंबर की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ। आई सॉ कि उसमें चेंजेस कैसी होंगी, उस टाइम पे क्या हुआ जो वेदर मॉडल नहीं देख पाए। सो आई इश्यूड कि स्नोफॉल अच्छी होगी बेस्ड ऑन दिस, इवन दो वेदर मॉडल्स उतना शो नहीं कर रहे थे, बट व्हाट हैपेंड, प्रेसिपिटेशन में शो कर रहे थे। प्रेसिपिटेशन यानी मतलब बारिश, बूंदाबांदी, बर्फ कितना होगा वो इतना नहीं दिखा रहे थे। फिर एट दी एंड श्रीनगर में 19 mm की 19 मिलीमीटर देखी गई 3 जनवरी को। अभी नहीं 5 जनवरी को जो हुआ था स्पेल, तो वो भी उसी की सिमिलैरिटी पे था जितना 27 दिसंबर को रिकॉर्ड किया गया था, बट उस टाइम पे 8 इंच श्रीनगर में को देखने को मिली, इस टाइम पे 3 इंच की हो। एंड इट वाज समथिंग कि मैं कह सकता हूँ आई मिस्ड और वेदर मॉडल्स मिस्ड कि वार्म लेयर का आना यहाँ पे, और जिसकी वजह से जो स्नोफॉल होगी, इवन दो कोर ऑफ जनवरी है, कोई भी सोचेगा कोर ऑफ जनवरी में बारिश
0 डिग्री सेल्सियस ग्राउंड पे टेम्परेचर्स हैं। मैंने देखा 2 दिन पहले, देखा 0 डिग्री 2 डिग्री रह रहा है टेम्परेचर श्रीनगर में। आई सॉट कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब अब अगर बारिश कैसे होगी 1 डिग्री में, क्योंकि जो ऊपर से बर्फ गिरेगी। बट देयर वाज अ वार्म लेयर जो परसिस्ट की, जो वेदर मॉडल्स ने फोरकास्ट किया था कि हवा में कितना टेम्परेचर रहेगा। तो उसके बेसिस पे जो फिर बादलों से तो बर्फ ही गिरी, फिर वो उसके थ्रू जब पास हुई वार्म लेयर के, इट कन्वर्टेड टू रेन एंड नीचे भी बारिश देखने को मिली। दैट शाम में टेम्परेचर्स और फॉल हो गए, या इवेपोरेशन कूलिंग एक टर्म है, मतलब कि बारिश जब कंटिन्यू होती है उसकी वजह से एटमॉस्फेयर भी ठंडा हो जाता है। तो जो स्नो गिरती है फिर एट द एंड स्नो मेल्ट नहीं होती है, वो ग्राउंड तक पहुंच जाती है। तो उसकी वजह से फिर शाम में स्नो वगैरह देखने को मिली। बट इसका वेट नेचर था, ये उतनी ड्राई टाइप नहीं थी, ये भारी थी। इवन तो ये 3 इंच बराबर थे 8 इंच के, वो सूखी बर्फ थी, क्या बोल सकते हैं, वेट स्नो थी। तो अब प्रेसिपिटेशन तो सेम हुई है, बट आम लोग कहेंगे कि वेदर प्रेडिक्शन फिर फेल होगी, 3 इंच ही हुई। हम तो 5-6 इंच कम से कम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब ये तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसी वार्म लेयर कैसी आएगी। इवन तो वेदर मॉडल्स ने भी नहीं शो किया था कि श्रीनगर में ऐसा होगा, बट मैंने थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया था कि हो जाएगा। बट फिर 3 इंच हुई। आई थिंक स्टिल इट इज़ बेटर कि देन कंपेयर टू नथिंग। या अगर मैं वेदर मॉडल्स के बेसिस पे ही चलता देन मैं शायद देता कि एकदम लाइट प्रेसिपिटेशन हो जाए। बट आई पर्सनली उस बेसिस पे अब इस टाइम ये बेसिकली लिमिटेशंस है जो फेस करनी पड़ती है। मतलब 1 डिग्री से भी आपकी प्रेसिपिटेशन का ये फॉर्म चेंज हो सकता है। अगर 1 डिग्री उधर इधर हो गया तो प्रेसिपिटेशन बारिश से बर्फ, बर्फ से बारिश हो सकती है। जो फॉगी वेदर कंडीशंस हैं, धुंध जो आती है, तो 1 या 2 साल पहले एक स्टडी आई थी कि 2014 का जो फ्लड था, उस फ्लड के बाद बढ़ गई है ये फॉग जो हम देखते हैं। जैसे फ़्लाइट्स कैंसिल होती हैं, विजिबिलिटी काफ़ी ख़राब रहती है। तो हमारे व्यूअर्स को आप बता सकते हैं कि किस तरह से आप देखते हैं फॉगी वेदर कंडीशंस को, धुंध को आप किस वेदर पैटर्न से आप देखते हैं, किस वेदर कंडीशन से आप देखते हैं? यूजुअली जब फॉग डेवलप होती है उस टाइम भी इस टाइप की होती है कि काम एयर रहता है, हमारे ज़्यादा विंड पैटर्न्स नहीं वहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि अगर विंड्स चलती रहेंगी तो फॉग सेटल डाउन नहीं हो पाएगी। प्लस वी नीड कूलिंग, एनफ वाटर वेपर इन दी एयर। तो यूजुअली अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास होती है तो उसके बाद भी फॉगी वेदर या उसके आने से पहले फॉगी वेदर देखने को अक्सर मिलता है। क्योंकि टेम्परेचर भी डाउन होता है, यहाँ से मॉइस्चर भी मिल गया होता है, तो फॉग डेवलप होती है। तो इसकी वजह से अभी रिसेंट में फ्लाइट वगैरह भी डिस्टर्ब हो गई है। बट फॉग तो और ज़्यादा मुश्किल है एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना कि किस एरिया में होगी। ये भी एरिया वाइज आती है। अगर आपकी 9 बजे फॉग नहीं होगी, कभी अचानक आप देखोगे 10 बजे निकल के, अभी तो 9 बजे तो एरिया हमारा क्लियर था, एकदम से 10 बजे ब्लैंकेट ऑफ फॉग आ जाती है, पूरा धुंध में जो है ड्रिफ्ट हो जाता है पूरा। तो थोड़ी सी वेरिएशन की वजह से टेम्परेचर वेरिएशन हो गया, इतनी जल्दी फॉग डेवलप होती है। इट्स समथिंग जो बाहर से ट्रैवल करके आएगा कि इट्स समथिंग जो लोकली डेवलप हो जाती है। एंड अगेन कि हमारे उतना तो लोकली नहीं देख पाते हैं कि एरिया वाइज क्या होगा। कभी कभार मैं होता हूँ कि मेरे एरिया में नवागढ़ में रहता हूँ कि वहाँ पे फॉग नहीं होती है। मैं देखता हूँ शाम को न्यूज़ में आज एयरपोर्ट में फ़्लाइट कैंसिल हो गई, ये 5-8 किलोमीटर दूर मेरे से डिस्टेंस है एयरपोर्ट की, या मैं 4 किलोमीटर दूर वहाँ पे दूसरी जगह कॉल करूँ कि हमारे एरिया में फॉग है, उन्होंने मेरे एरिया में तो फॉग नहीं है। ऐसा भी होता है, आपने भी देखा होगा, कहीं पे डेंस होती है, कभी आप ट्रैवल करके आओगे आपको लगेगा इस इलाके में तो ज़्यादा फॉग है, उधर मैं इस एरिया से आया था उधर थोड़ी कम लगी या उधर नहीं थी कम। तो ये कुछ चीज़ें हैं। फॉग तो नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता है इतना एग्जैक्टली, बट हाँ हम बोल सकते हैं एस्टिमेट कि इस दिन डेवलप हो सकती है फॉग, या इस टाइम पे इस टाइप की कंडीशंस बन रही है तो थोड़ा सूटेबल है फॉग को। बट किस इलाके में किस टाइम पे एग्जैक्टली फॉग हो ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमारे देखने वालों को बता दूं कि इस पॉडकास्ट का मकसद जो है आप में एक अवेयरनेस पैदा करना है। हालांकि बहुत टेक्निकल बातें भी बताई फैज़ान ने और साथ में उन बातों को जो है वजाहत से बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी ये इंटरेक्शन जो फैज़ान आरिफ के साथ रही। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए फैज़ान, और अपने व्यूअर्स को भी शुक्रिया बोलना चाहूँगा। आप देख रहे थे GK TV। स्टे ट्यून्ड।